नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। कैसे हैं सभी? सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और लगातार इस सीरीज को कर रहे होंगे। सीरीज का नाम क्या है भाई? सुपर 30। आप सभी वाकिफ हैं और किससे रिलेटेड है भाई? जीएस से। जीएस के या कह दो एक तरीके से हिस्ट्री के। फिलहाल हम सीरीज में किसको लेकर चले थे? हिस्ट्री को लेकर चले थे और लगातार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसी क्रम में हम करते चले जाएंगे। इतिहास के हर क्लास में, प्रत्येक क्लास में 30 क्या सुपर क्वेश्चंस को इसी क्रम में। हमारी कौन सी क्लास है? ये क्लास नंबर 3 है। जिसने क्लास 1 और 2 नहीं देखी है वो 1 और 2 को भी देख लेंगे और 3 भी देखेंगे और अच्छे से अपने इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके भी चलेंगे। ठीक है ना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, देख के चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने सुपर 30 क्वेश्चंस। क्या है ये रहे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं कितने आपको याद है और कितने आपको याद करने पड़ेंगे। देखें जरा क्या है। किसकी या कहते हैं किस ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम, कहने का मतलब किस शासक ने हो जाएगा ये, यहाँ पर कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं इसको। किस शासक ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ इस झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? यदि आपने क्लास 2 देखी है ना, क्लास 2 का लास्ट क्वेश्चन आपने किया है तो ये क्वेश्चन अपने आप कर देते हो। तो याद रखेंगे पोरस। कौन थे? पोरस शासक या पोरस राजा के द्वारा ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम का युद्ध लड़ा गया था या झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है? यहूदियों की धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो देखिए जिस तरीके से भाई हिंदुओं के लिए रामायण, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत गीता, उसी प्रकार यहूदियों के लिए होती है उनकी बुक का नाम या पाठ का नाम है मूसा संहिता। क्या नाम है भाई? मूसा संहिता। आप याद रखेंगे ये ज्यूज के लिए या यहूदियों की एक धार्मिक पाठ है। महाभाष्य प्राचीन क्या बोले एक तरीके से ग्रंथ या आपका जो ये किताब है कौन सी? महाभाष्य, जो किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखी गई, ऋषि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना भाई? याद रखेंगे सभी महाभाष्य के लेखक। नेक्स्ट है आपका प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? क्लास नंबर 2। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। अच्छी बात ये रहेगी कि आप क्लास नंबर 1, 2 या पिछली क्लासेस को देखकर चलें। यदि वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक भी करें और कमेंट में बताएं कि कैसी आपको ये वीडियो लग रही है, ताकि ये सीरीज लगातार बनी रहे। आपकी जो कमेंट होगी वो हमारा और हमारी टीम का हौसला अफजाई करेंगी। इसी प्रकार हम आपको मेहनत लगातार कराते रहेंगे और आपका बेसिक मजबूत होता रहेगा। ठीक है? आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी में जीएस काम आने वाली है। अभी रिसेंट दिल्ली पुलिस के आंसर की भी देखी तो ज्यादा बेसिक से बाहर गए नहीं क्वेश्चन, है ना? ध्यान देंगे, ये बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टकरा रहे हैं, देख के चलेंगे, है ना भाई? तो क्या इसका आंसर? इसका आंसर होगा संस्कृत लैंग्वेज, है ना भाई? संस्कृत भाषा। आगे देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? वही अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से कर ली है तो उसमें मैंने एक टेबल बनाई थी मौर्य काल को लेकर, पूर्व मौर्य और उत्तर मौर्य में। वही मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार, कौन? उनके बेटे बिंदुसार शासक बने थे मौर्य कहाँ के? मगध एम्पायर के। याद रखेंगे। यूनानियों को भारत से निकालने वाले कौन थे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखें। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यूनानियों को भारत से बाहर निकाला गया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है? याद रखेंगे। नेक्स्ट बात की जाए किसकी? बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहां थी? एक्चुअल में कहानी क्या है, जिस समय मगध के शासक बिंदुसार थे ना, उस समय भारत का जो कश्मीर वाला हिस्सा है या पाकिस्तान का जो हिस्सा है ना, जिसमें आपका आता है तक्षशिला वाला हिस्सा, कौन सा? तक्षशिला। तो उस तक्षशिला वाले हिस्से में क्या थी? अशांति थी, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान वाले हिस्से में, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में आता है। ठीक है? याद करके चलेंगे। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे? वही क्वेश्चन अगेन आपके सामने आया, वही सेम क्या रहेगा? श्रवण बेल गोला। देखिए एक क्वेश्चन को कितने तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है ना, उस चीज को आप बड़े अच्छे से सीख जाएंगे सीरीज के अंदर, कि क्वेश्चन को कितने कितने प्रकार से सामने प्रेजेंट किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो वो घटना क्या थी? सभी ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, वो था कलिंग युद्ध या कलिंग वॉर। क्या था भाई? कलिंग युद्ध या कलिंग वॉर। याद करके चलेंगे सभी अच्छे से। देखिए
कलिंग युद्ध या वॉर कब हुआ था, बात करेंगे इसके ऊपर भी कि कब हुआ था, कहां हुआ था, ये बात आ गया। देखिए देवनाम प्रिय या कह दूं देवनाम प्रियदर्शी, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, है ना भाई। देवनाम प्रिय या फिर देवनाम प्रियदर्शी नाम से कौन विख्यात था, तो मगध एम्पायर में अशोक कहा के मौर्य वंश के शासक अशोक देवनाम प्रियदर्शी के नाम से क्या थे, विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, किस शिला या राज देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के, किसके बारे में भी, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन कराया है या किया है या लिखा है। देखिए अशोक के द्वारा 14 कितने 14 शिलालेख लिखे गए थे। उन 14 शिलालेखों में से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। 13वें शिलालेख से पता चलता है किसके बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, ठीक है ना, याद करेंगे आप सभी ध्यान से, 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, या राजदूत का नाम क्या था। अब जरा देखना तीनों क्वेश्चन लगातार आप ध्यान से देखो। पहला पढ़ा आपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। दूसरा क्वेश्चन है इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, और अगला क्वेश्चन आपका मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही आंसर हमें देते हैं, चाहे इंडिका के क्या हो, इंडिका के राइटर हो, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए कौन यूनानी राजदूत हो, या ग्रीस से आने वाले मौर्य दरबार में कौन थे, मैगस्थनीज। कौन थे, मैगस्थनीज। ठीक है भाई, मैगस्थनीज। तो ये है देखिए क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका। 3 प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन को प्रेजेंट किया गया है, ये और आंसर क्या है सभी का, मैगस्थनीज। आप अच्छे से याद रखेंगे इनको, ठीक है। नेक्स्ट चलते जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन है अशोक ने किस बुद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। बड़े अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बौद्ध साधु थे कौन, उपगुप्त। कौन थे, उपगुप्त, जिनसे किसने, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अशोक सम्राट अशोक के द्वारा या अशोक ने किससे या किसके द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की, तो उपगुप्त के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध या जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध गुरु थे चाणक्य, वो किस विद्या केंद्र से संबंधित थे, या कहाँ के वो, या किस विद्या केंद्र में पढ़ते थे या पढ़ाते थे, वो क्या था आपका पता होगा आप सभी को, तक्षशिला। कहां से थे, तक्षशिला से संबंधित थे। ये विद्या केंद्र था। मगध एम्पायर के समय सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस जो विद्या का केंद्र था वो कौन सा था, तक्षशिला, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ, आया था ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। तो देखिए कलिंग युद्ध लड़ा गया था आपका 261 260 बीसी या ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, या 261 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया था, याद रखेंगे सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है ना भाई। नेक्स्ट अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है, तो अगेन वही रहेगा हमारे लिए कि ये इन्होंने बताया था किसमें, आपके 13वें शिलालेख में बताया गया था। दोबारा से कहां बताया गया था भाई, 13वें शिलालेख में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र। अगेन मैंने कहा ना कि बार बार वही क्वेश्चन आपको रिपीट में मिल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। ध्यान से याद रखेंगे कि मौर्य काल के समय भी शिक्षा का सबसे फेमस जो केंद्र था वो क्या था, वही जहाँ के चाणक्य थे या विद्या केंद्र से संबंधित थे, वो कौन सा था, तक्षशिला, ठीक है। अगला देखें, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आज के क्या दो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समझदार समझ जाएंगे किस तरीके से दिया है कि अर्थशास्त्र के लेखक। आजकल क्या गलती हो रही है ना, एग्जाम में आया क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन था। हमने क्या करा, जल्दबाजी के चक्कर में या नंबर ऑफ कहते एक तरीके से टाइमिंग को देखने के चक्कर में हमने क्या पढ़ा, केवल अर्थशास्त्र के लेखक, और ऑप्शन नंबर ए में पक्का मिलेगा चाणक्य, पक्का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, कंटेम्पररी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। आज की एग्जाम की सबसे बड़ी गलती जो ये चल रही है कि क्वेश्चन को सही से पूरा नहीं पढ़ना,
रिलेटेबल पॉइंट आ गया आज क्लास में, सभी को पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज की दिल्ली पुलिस के आंसर की हो या किसी हो, हमें क्वेश्चन को अच्छे से यही घुमाना हो रहा है एग्जामिनर का कि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। देखिए अब आया ना क्वेश्चन जो आपके सामने, क्या है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, ठीक है, देखेंगे जरा। बस यहीं पे मार खाने ही भूलेंगे आप सभी, यही भूल जाते हैं और इसे ना भूलें, इसे याद रखें। अब यहाँ क्वेश्चन में आ जाएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु गुरु चाणक्य, ठीक है भाई, चाणक्य। एक मिनट, ठीक है, ध्यान से देखेंगे जरा। चाणक्य ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसके समकालीन थे, किसके समकालीन नहीं थे, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूर है, ठीक है ना। समय की ज्यादा दिक्कत ना ले, समय थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में भले कम पड़ जाए, लेकिन जो पिछले क्वेश्चन है जल्दबाजी में गलत ना हो, वरना आंसर की चेक करते समय अपने आप पे गुस्सा आता है कि इतने हल्के क्वेश्चन मैं कैसे गलत कर आया, इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे जरा। क्या क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे गए थे। तो याद रखें जितने भी मैक्सिमम शिलालेख है वो ज्यादातर आपके किस लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में सारे के सारे लगभग सभी शिलालेखों को देखा गया, याद रखें। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किसके द्वारा या किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है या किया था। तो याद रखेंगे 1837 में किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को पहली बार डिकोड या पढ़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक माना जाता है। तो 14 शिलालेखों का निर्माण कराने वाले कौन, मौर्य वंश के शासक अशोक या अशोक महान। आप सभी इनके बारे में भली भांति इनका नाम तो एटलीस्ट जानते ही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे। देखिए स्थानिक क्या दूं, या एक और वर्ड है रज्जुक, क्या है रज्जुक, आप इसे भी याद रखेंगे, रज्जुक। कहानी क्या है, ये दोनों प्रशासनिक अधिकारी होते थे, क्या होते थे, जैसे आज के तो डीएम जिलाधिकारी, तो ये भी उस समय जिलाधिकारी का ही रोल अदा करते थे, किसका, जिलाधिकारी का, जिलाधिकारी। बस फर्क इतना था कि जो जितने भी कानूनी कार्य रहेंगे वो जाते थे स्थानिक के हाथ में, और जहां आ गई बात वित्त की, किसकी, जिले के अंदर पैसे की या वित्त की, वो काम करेंगे कौन, रज्जुक। रहेंगे दोनों जिलाधिकारी, बस बटे हुए थे, ठीक है। तो रज्जुक या फिर स्थानिक दोनों अशोक के समय के ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। जिसने मेरी क्लास नंबर 2 को अच्छे से देख लिया है, इस सीरीज की क्लास नंबर 2 को देखा है, वो इसका क्वेश्चन बड़े आराम से लगा सकता है। इवन देन तत्काल बाद भी लगा सकता है और तत्काल पहले के भी लगा सकता है। यदि किसी ने नहीं देखी तो अच्छे से देख ले इस क्लास को भी, ध्यान देंगे क्या है देखिए ये आपका कि मौर्य वंश के तत्काल बाद में रहा था कौन सा, आपका शुंग वंश। मैंने एक बड़ी अच्छी सी उसमें टेबल बनवाई थी, उस टेबल को आप अच्छे से बना लें और याद कर लें उसके बारे में, ठीक है। तो शुंग वंश तत्काल बाद किसके, मौर्य वंश के आया था। नेक्स्ट हो जाए मिलिंद पनो क्या है। तो देखिए मिलिंद पनो नामक एक क्या है, ये आपकी एक बौद्ध पाठ है, क्या है, बौद्ध पाठ है मिलिंद पनो। और अगेन फिर आपके लिए कमेंट में मैं क्वेश्चन दूंगा, आप बताएंगे लेखक, मिलिंद पनो के लेखक, ठीक है, ये आपको हमें बताना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है। और वीडियो कैसी लग रही है ये जरूर आप बता के चलें। सीरीज लगातार बढ़ती रहेगी आगे, आप अच्छे से करते चलेंगे क्वेश्चन, 30 भी करेंगे लगातार, 10 क्लासेस होते 300 क्वेश्चन, और आगे मेरे और भी बहुत लंबी सीरीज ले आने का प्लान है। जिस तरीके से आप कमेंट में मुझे रिप्लाई देते रहेंगे या कमेंट में बताते रहेंगे, उसी तरीके से हमारा और हमारी टीम का हौसला अफजाई होता रहेगा और आगे सीरीज लगातार बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये सीरीज आपके लिए अपडेटेड लगातार मिलती रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है, चरक किसके राज चिकित्सक थे, है ना। तो याद रखेंगे चरक के बारे में, चरक संहिता के राइटर कौन, चरक ये थे कनिष्क, किसके, कनिष्क के राज चिकित्सक, है ना भाई।
किसके? कनिष्क के राज चिकित्सक थे आपके कौन? चरक। आगे देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अफगानिस्तान के एरिया में क्योंकि कुषाणों का रहना ही कहाँ था? जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान या पाकिस्तान का उत्तरी हिस्सा। वहां पर एक कला विद्वान रही थी या एक कला का विकास हुआ था जिसका नाम था गांधार कला। ठीक है भाई किस नाम से था? गांधार कला के नाम से, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? आपने बार बार पढ़ा है, क्या नाम था? कनिष्क। क्या नाम था भाई? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति कराने वाले शासक कौन थे? कनिष्क। ठीक है, याद रखें सभी। इस प्रकार आपकी तीसरी इसी सीरीज की थर्ड वीडियो या थर्ड सुपर 30 की थर्ड वीडियो आपके लिए सामने है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि लगातार ये वीडियोस आपको मिले और ये सीरीज लगातार चलेगी। कोशिश है कि इतिहास को पहले खत्म किया जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार मिलते हैं आपकी इस सीरीज की 4th वीडियो या चौथी क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।